वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण फैले विशाल गैसीय आवरण को ही वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल का जो महत्वपूर्ण घटक है, वायुमंडल का गैसों का संगठन है, लेकिन अगर इसके महत्वपूर्ण घटक की बात की जाए तो वायुमंडल का महत्वपूर्ण घटक नाइट्रोजन को माना जाता है। नाइट्रोजन की उपस्थिति वायुमंडल में सामान्यतः 78.03% है, जबकि ऑक्सीजन की मात्रा 20.99% है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड जैसे महत्वपूर्ण गैस की मात्रा मात्र 0.3% ही है। यदि वायुमंडल का विभाजन किया जाए तो सामान्य तौर पर इसके दो विभाजन देखने को मिलते हैं। वायुमंडल का वह भाग जहां पे विभिन्न गैसों की रासायनिक संगठनों में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलता, उसे सममंडल कहा जाता है। सामान्य तौर पर पृथ्वी से इसकी ऊंचाई 90 किलोमीटर तक है, लेकिन वायुमंडल का वह भाग जिसमें रासायनिक घटकों के अनुपात में विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, विषम मंडल या हेट्रोस्फीयर कहलाता है। यदि इसकी सीमा की बात की जाए तो इसकी सीमा है 90 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर। वायुमंडल की विभाजन का एक अन्य तरीका इस प्रकार है। इसे अन्य रूप में 5 विभिन्न परतों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार है। पहला हो जाता है क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर। पृथ्वी की सतह से औसतन 12 किलोमीटर ऊपर तक फैले इस क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई ध्रुवों पर 6 से 8 किलोमीटर है, जबकि विषुवत रेखा पर इसकी औसत ऊंचाई 18 किलोमीटर मापी गई है। सामान्य तौर पर क्षोभ मंडल में परिवर्तन देखने को मिलता है। प्रत्येक 1000 फीट की ऊंचाई पर तापमान में 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी देखने को मिलती है। यदि इसे डिग्री सेंटीग्रेड में बात किया जाए तो प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में 1 डिग्री की कमी देखने को मिलती है, जिसे सामान्य ताप ह्रास दर भी कहा जाता है। मौसम संबंधी सारी घटनाएं जैसे बिजली का चमकना, वर्षा, सारे के सारे घटनाएं इसी मंडल में देखने को मिलती हैं। क्षोभ मंडल के अंतिम छोर पर स्थित 1.5 मीटर चौड़ी पट्टी को क्षोभ सीमा या ट्रोपोपाज कहा जाता है। यदि क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग के बारे में चर्चा किया जाए तो ठीक क्षोभ मंडल के ऊपरी हिस्से 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर जिसका विस्तार है, वैसे मंडल को समताप मंडल कहा जाता है। इसके समताप मंडल के कहलाने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि 12 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसमें तापमान में कोई परिवर्तन नहीं रहती, यानी तापमान में स्थिरता रहता है। इसी कारण इसे समताप मंडल कहा जाता है। सामान्य तौर पर वायु जहाज इसी मंडल पर उड़ा करते हैं, लेकिन इसके 20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन की अधिकता देखने को मिलती है। इसे ओजोन स्फीयर भी ओजोन मंडल भी कहा जाता है। यानी समताप मंडल का अगर विभाजित किया जाए इसे तो क्योंकि इसका विस्तार 12 से 50 किलोमीटर है, लेकिन इसके 20 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर के क्षेत्र को सामान्य तौर पर ओजोन मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि इस पट्टी पर ओजोन गैस की अधिकता होती है। वायुमंडल का वह भाग जिसके अधिकता होती है। यदि इसके बाद के मंडल की चर्चा करें तो इसके ठीक बाद का मंडल जिसका विस्तार 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक होता है, मध्य मंडल या मेसोस्फीयर कहलाता है। इसकी उच्चतम सीमा का तापमान -100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी -100 डिग्री सेंटीग्रेड आंका गया है। लेकिन यदि इसके बाद के तापमंडल की बात की जाए जिसका विस्तार 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक है, तो इसके 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक के भाग में या परिसर पर आयनों का विस्तार देखने को मिलता है। ये आयन पदार्थ के चौथे अवस्था प्लाज्मा के रूप में स्थित हैं तथा सूर्य के प्रकाश के कारण ये रंगीन दिखाई पड़ते हैं। उत्तरी ध्रुव में इन रंगीन प्रकाश की किरणों को अरोरा बोरियालिस, जबकि दक्षिणी ध्रुव पर इन्हें अरोरा ऑस्ट्रेलियाइस कहा जाता है। आयन मंडल को पुनः डी, ई और एफ 3 परतों में विभाजित किया गया है। रेडियो तरंगें सामान्य तौर पर ई परतों से परिवर्तित होकर पृथ्वी पर लौट आती हैं। वहीं एफ को पुनः 2 वर्गों में F1 और F2 में विभाजित किया गया है। परत F2 जिसे एफ्लिटन 2 भी कहा जाता है, रेडियो तरंगों को परावर्तित करते हैं, लघु रेडियो तरंगों को परावर्तित करते हैं, जिसके कारण रेडियो का प्रसारण एवं टीवी का प्रसारण संभव हो पाता है। इसके उच्चतम सीमा का जो ताप है वो लगभग 1700 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिलता है। ठीक इसके बाद यानी 640 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक के वायुमंडल को एक्सोस्फीयर या बाह्य मंडल कहा जाता है। तो ये वायुमंडल एवं इसके विभाजन की रूपरेखा थी, है ना।
जो एग्जामिनेशन या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं।